वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं हमारा 4th लेक्चर। हम पढ़ रहे थे इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर 1 का 4th लेक्चर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे पहले 3rd लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। अब इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉरेन ट्रेड के बारे में। कौन कौन से अब उसके बारे में डिटेल्ड में हम जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहे। फॉरेन ट्रेड, ओके, फॉरेन ट्रेड के बारे में जानेंगे। इंडिया हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एंशिएंट टाइम्स। However, the restrictive policy adopted by the colonial government adversely affected the structure, composition and volume of India's foreign trade. Okay, इंडिया जो हमारा था एंशिएंट टाइम से क्या था, इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग नेशन माना जाता था, ठीक है, हुआ करता था। ड्यू टू कुछ रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किए थे, तो उन लोगों ने लाए थे, तो उसके वजह से हमारा जो फॉरेन ट्रेड का स्ट्रक्चर था बहुत ही मतलब ख़राब हो गया था, बहुत ही पुअर कंडीशन हो रहा था, जिसके वजह से हम लोगों को, तो हम लोग जानेंगे इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड के बारे में। इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा था ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के समय में हमारा जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा चल रहा था। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, तो हमारा इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड का पहला पॉइंट कहता है एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड। हम जानते हैं कि इंडिया क्या करती थी, एक्सपोर्ट करती थी, क्या, रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करती थी टू ब्रिटेन, ओके, एंड जो इम्पोर्ट करता था, जो ब्रिटिश है वो क्या करता था, इम्पोर्ट करता था फिनिश्ड गुड। वही जो हम लोग रॉ मटेरियल्स उन लोगों को एक्सपोर्ट करते थे, उसी मटेरियल से क्या करता था, फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस करता था। और कहाँ पे इंपोर्ट करता था, इंडिया इंपोर्ट करता था फिनिश्ड गुड्स को, ओके। Exports and imports were largely restricted to Britain only due to monopoly control of India's foreign trade. अब monopoly control का मतलब क्या होता है? monopoly control का मतलब होता है सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन का कंट्रोल होना किसी भी चीज़ में, ओके। जैसे हमारे कंट्री में, हमारे इंडिया में किसका कंट्रोल था, ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था। वो जो बोलते थे हम लोगों को चुपचाप वही मानना पड़ता था। उन लोगों ने कहा कि रॉ मटेरियल्स का क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा, तो हम लोगों को मानना पड़ा, और इंपोर्ट होगा फिनिश्ड गुड्स का, वो भी हम लोगों को मानना पड़ा। तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स क्या किया जाता था, उसको रेस्ट्रिक्टिव किया जाता था उन लोगों के हिसाब से। अगर वो बोलते थे इसे एक्सपोर्ट करो तो करना ही पड़ता था। इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स such as raw silk, cotton, wool, sugar, indigo, jute, etc. इंडिया क्या चीज़ का एक्सपोर्ट करती थी, रॉ मटेरियल्स का। जितने भी रॉ मटेरियल्स है किसको करती थी, ब्रिटिश को, क्योंकि इंडिया में जो बहुत ही लेस % में क्या होता था, मैन्युफैक्चरिंग होता था, बहुत ही कम % बोलते हैं, बहुत ही कम % में क्या होता था, मैन्युफैक्चरिंग होता था, मतलब प्रोसेसिंग होता था, बनाए जाते थे फिनिश्ड गुड्स। तो उतने ज़्यादातर क्या करते थे, जो भी रॉ मटेरियल्स होता था वो लोग यहाँ पे प्रोडक्शन करते थे रॉ मटेरियल्स का, और एक्सपोर्ट कर देते थे ब्रिटेन में। जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं सबका एक्सपोर्ट कर देते थे। उसके बाद जो फिनिश्ड गुड्स वहाँ पे ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ में बनता था वो क्या हो जाता था, इंपोर्ट कर दिए जाते थे, ओके। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। एन इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स लाइक कॉटन, सिल्क एंड वूलन क्लोथ एंड कैपिटल गुड्स लाइक लाइट मशीनरी प्रोड्यूस्ड इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्या होता था, जो इंपोर्ट किया जाता था फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स, ओके। जैसे कि अब रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल को हम ऐसे ही रॉ मटेरियल्स के रूप में, रॉ मटेरियल क्या होता है, वैसी सिचुएशन जब हम लोग वो प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं कर सकते जब तक, जैसे कि जूट है, ओके,
जूट है तो जूट को जब तक हम लोग ऐसे तो प्लांट हार्वेस्ट करके और हम लोग उसका यूज़ तो नहीं कर लेते ना, उसका प्रोसेसिंग होता है। हाँ, जूट के जो बैग्स बनते हैं उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। अब बात करें तो अगर हाँ, एक ही एग्जांपल रहने देते हैं। तो जितना मतलब जो भी इंपोर्ट कर, तो ऐसे हम लोग रॉ मटेरियल्स को कंज्यूम तो करते नहीं जब तक उसको फिनिश्ड गुड्स नहीं बनाया जाता था। फिनिश्ड गुड्स कहाँ बनते थे? ब्रिटेन में बनते थे। तो जितने भी फिनिश्ड गुड्स थे वहाँ से इंपोर्ट किए जाते थे इंडिया में, जैसे कि कॉटन, सिल्क एंड वूलन क्लोथ हो गए, फिर लाइट मशीनरीज हो गए जो प्रोड्यूस्ड होते थे ब्रिटिश में, वो कहाँ पे इंपोर्ट किए जाते थे? इंडिया में इंपोर्ट किए जाते थे और चीप रेट में सेल कर दिए जाते थे। तो चीप रेट में होने के बाद ही चीप रेट में मिलते थे और फिनिश्ड गुड्स मिलते थे, अच्छी क्वालिटी के थे। तो यहाँ के इंडियन जो थे ज़्यादातर वही प्रेफर करना पसंद करते थे। Due to discriminatory tariff policy adopted by the British government, India became net exporter of raw materials and primary importer of finished goods. Okay. डिस्क्राइमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी के वजह से, जो कि किसने लाया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लाया था। उसके वजह से इंडिया क्या बन गई? एक्सपोर्टर बन गई रॉ मटेरियल्स का एंड इम्पोर्टर बन गई फिनिश्ड गुड्स का। डिस्क्राइमिनेटिव टैरिफ पॉलिसी, आई होप आप लोग को पता होगा। मैंने इंडस्ट्रियल सेक्टर में पूरा, अगर आपने इंडस्ट्रियल सेक्टर वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने पूरे अच्छी तरह से बता दिया है कि डिस्क्राइमिनेटिव टैरिफ पॉलिसी होता क्या है। अगर नहीं बताया फिर एक बार थोड़ा सा रिवीजन के लिए बता देते हैं। डिस्क्राइमिनेटिव टैरिफ पॉलिसी वैसी पॉलिसी लाई गई थी जिसमें हम लोगों को कहा गया था कि अगर हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे रॉ मटेरियल्स का टू ब्रिटेन में तो क्या होगा? फ्री टैक्सेस, मतलब कोई भी टैक्स या ड्यूटी नहीं लगेंगे, कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। अगर ब्रिटिशर्स इंपोर्ट करते हैं फिनिश्ड गुड्स का तब भी नहीं लगेगा कोई टैक्सेस। लेकिन अगर इंडिया एक्सपोर्ट करना चाहती है फिनिश्ड गुड्स या फिर हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स तो क्या होंगे? बहुत ही हैवी चार्जेस लगेंगे, हैवी टैक्सेस लगेंगे। इसी कारण ही बहुत सारे इंडियंस जो है हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करना बंद कर दिए, जिसके वजह से हमारे इंडिया में जो इनकम होता है, वेल्थ स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा था। और ब्रिटिशर्स का ये मोटिव भी था कि हमारे जो कंट्री है पूरा हमारे कंट्री को डिस्ट्रॉयड कर दे, कि ताकि हम उनके खिलाफ कुछ ना कर सके, वो हम लोग का यूज़ करे तो हम लोग करने दे पाए। तो इसीलिए उन लोगों ने ये सारी पॉलिसीज़ फ्रेम किए थे। ओके, आई होप समझ में आ गया। अब दूसरे पॉइंट में हम लोग चलते हैं। तो मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। ओके, मोनोपोली कंट्रोल तो समझ में आ गया, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का क्या होना? कंट्रोल होना। ब्रिटिश गवर्नमेंट मेंटेन्ड अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। इंडिया के एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स में क्या लगा दिया गया था? मोनोपोली कंट्रोल लगा दिया गया था। ओके, अंडरस्टूड। More than 0.5% of India's foreign trade was restricted to Britain, while the rest was allowed with few other countries like China, Ceylon, that is Sri Lanka, and Persia, that is Iran. Okay, तो 0.5% इंडिया का जो था, इंडिया का फॉरेन, जैसे कि हमारा फॉरेन ट्रेड अगर 100% में होता है तो उसमें से 50% कौन करता था? ब्रिटेन के साथ होता था। क्या होता था? एक्सपोर्ट इंपोर्ट किसके साथ होता था? ट्रेड किसके साथ किया जाता था? ट्रेड होता था किसके साथ? ब्रिटिश के साथ ट्रेड होता था, ब्रिटेन के साथ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ ट्रेड किया जाता था। कितना? 50%। 100% में से हाफ
50% का जो शेयर है वो अकेले ब्रिटेन ही कंट्रोल करता था, ट्रेड करता था, और जो 50% है वो बाकी के कंट्री करते थे। बाकी के कंट्री जो छोटे मोटे कंट्री थे वो उससे ट्रेड थोड़ा बहुत करते थे। तो ज़्यादा सबसे ज़्यादा किसका हुआ? ब्रिटेन का हुआ। तो ब्रिटेन ने 50% का कब्जा कर लिया था। इसीलिए ब्रिटेन जो बोलता था हमें वही करना पड़ता था, मानना पड़ता था। एक तरह का रूल कह सकते हैं, वैसा टाइप का था। ओके, समझ में आ रहा? उसके बाद द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनाल in 1869 served as a direct route for the ships operating between India and Britain. कैनल का मतलब क्या होता है? कनाल का मतलब क्या होता है? कनाल का मतलब होता है जो हम लोग जब हम लोग माउंटेन्स या बड़े रॉक्स को उसको काट के अगर हम लोग कोई पैथ मतलब कोई रास्ता निकालते हैं, क्या का? वाटर वे का, सिर्फ पानी में। जैसे कि कोई अगर चट्टान है या माउंटेन है, उसको कट करके हटा के हम लोग अगर वाटर वे पैथ बनाते हैं, रास्ता बनाते हैं, तो उसे कैनल कहा जाता है, कनाल कहा जाता है। ठीक है, तो सुएज कनाल को बनाया गया था कब? 1869 में बनाया गया था, जिसके वजह से क्या होने लगा? शिप्स से जितने भी प्रोडक्ट्स थे, ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट्स से सब क्या होते थे? डायरेक्ट रूट बन गया, जिसके वजह से आसानी से इंडिया और ब्रिटेन के बीच एक डायरेक्ट रूट खुल गया, जिसके वजह से शिप्स आसानी से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर पाते थे। ओके, तो सुएज कनाल कब हुआ? ओपन हुआ था 1869 में। वो क्या किया? उसने डायरेक्ट रूट बनाया किसके किसके बीच में? इंडिया और ब्रिटेन के बीच में। ओके, जिसके वजह से ट्रेड करना और भी आसान हो गया। तो थोड़ा बहुत सुएज कनाल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। ओके, ट्रेड थ्रू द सुएज कनाल। ओके, ट्रेड होता था किसके थ्रू? सुएज कनाल के थ्रू क्या होता था? ट्रेड होता था। सुएज कनाल इज एन आर्टिफिशियल वाटरवे रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अक्रॉस द इस्थमस ऑफ सुएज इन नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट। ओके, सुएज कनाल एक तरह का क्या था? गॉड मेड तो था नहीं, हम लोगों ने क्या किया था? ह्यूमन ने बनाया था। तो वो क्या हो गया? आर्टिफिशियल क्या है? वाटर वे है। ठीक है, जो कि क्या करता था? नॉर्थ से साउथ जाता था, क्रॉस क्या करता था? इन नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट में क्या करता था? घूमता था, वहीं यहाँ से वहाँ तक जाता था। तो ये क्या है? आर्टिफिशियल वाटर वे है, जिसके थ्रू क्या होता था? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सारा होता था, ट्रेड होता था। एक तरह से बोला जाए तो ट्रेड होता था। The canal provides a direct trade route for ships operating between Britain and India and adopt the need to sail around Africa. कनाल ने क्या किया था? कनाल के वजह से क्या हुआ था? डायरेक्ट रूट बन गया था। ओके, शिप के लिए, क्योंकि वाटर से तो हम लोग शिप से ही जाते हैं, वाटर वे में ज़्यादातर शिप ही होता है, कोई और तो हम लोग कार तो चलाते नहीं है। नो, वो वैसा कुछ होता नहीं, शिप के थ्रू ही डायरेक्ट रूट बना। ठीक है, जिसके वजह से शिप ब्रिटेन से इंडिया और इंडिया से ब्रिटेन ट्रेड कर पा रहा था, और अवॉइड किया किसने? अफ्रीका से। होता यूँ था कि जो हमारा जो इंडिया और ब्रिटेन के बीच में जब ट्रेड होता था, फर्स्ट टाइम में जब ट्रेड होना स्टार्ट हुआ था, तो जब यहाँ पे सुएज कनाल नहीं बना गया था, तो हम लोगों को इंडिया को क्या होता था? घूम के जाना पड़ता था। इंडिया से अगर ब्रिटेन जाना है तो हम लोग को क्या होता था? बहुत ही मतलब होता है लॉन्ग कट वे अपनाना पड़ता था। लॉन्ग कट वे से हम लोग को जाना पड़ता था, बहुत ज़्यादा घूम के अफ्रीका के तरफ से राउंड घूम के हम लोगों को कहाँ जाना पड़ता था? ब्रिटेन जाना पड़ता था। बट जब
कनाल जब बना तो हम लोगों के ब्रिटेन और इंडिया के बीच क्या किया, डायरेक्ट रूट उसने बनाया जिसके थ्रू आसानी से जा सकते हैं, ट्रेड कर सकते थे। मतलब जब हम कहते हैं ना शॉर्टकट वे अपनाया गया था। जब हम लोग पहले क्या करते थे, लॉन्ग कट वे से जाते थे, जिसके वजह से टाइम भी बहुत लगता था और हम लोगों को कॉस्ट भी ट्रांसपोर्टेशन का ज़्यादा लगता था। बट वहीं अगर हम लोग अभी स्वेज कनाल की बात करें तो हम लोग शॉर्टकट वे से आसानी से क्या होते थे, आराम से चले जाते हैं ब्रिटेन से इंडिया से ब्रिटेन के बीच में बहुत ही शॉर्टकट रास्ता बन गया था, जिसके वजह से ट्रेड करना तो आसान हो ही गया। द ओपनिंग ऑफ इट इन 1869 reduced the cost of transportation and made access to the इंडियन मार्केट ईजियर। तो जब स्वेज कनाल ओपनिंग हुआ तो क्या चीज़ का रिड्यूस्ड होने लगा, कॉस्ट कम लगने लगा। क्या चीज़ के में, ट्रांसपोर्टेशन का तो कॉस्ट बचा ना, क्योंकि उतना जो घूम के जाता था। अगर लॉन्ग कट अपनाएंगे तो ज़्यादा कॉस्ट भी लगेगा ट्रांसपोर्टेशन। अगर हम लोग शॉर्टकट वे अपनाते हैं तो जल्दी जाते हैं तो हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है कम लगता है। और इसने क्या बनाया, इंडियन मार्केट को इजी बनाया, मतलब आसान बना दिया। ओके, समझ में आ रहा है। ये डेट हमेशा याद रखिएगा कि स्वेज कनाल कब इंट्रोड्यूस हुआ, स्वेज कनाल कब ओपन हुआ था, 1869। ओके, डेट हमेशा याद रखने की बात है, अगर एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ओके, ये सब सारे चीज़ अच्छे से समझ लीजिए तो अच्छा है, क्योंकि अगर एग्जाम्स में आ गए तो अच्छे से अपने से भी, अगर अपने पॉइंट से भी मिलाकर लिख सकते हैं। स्ट्रैटेजिकली एंड इकोनॉमिकली इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाटरवे इन द वर्ल्ड। स्ट्रैटेजिकली और इकोनॉमिकली देखा जाए तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बेस्ट कह सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट वाटर वे था पूरी दुनिया के तुलना। ये नहीं कह रहे कि यही बेस्ट है, नहीं, वन ऑफ द बेस्ट मतलब बेस्ट में से एक है, एक माना जाता है। अब बात करते हैं ड्रेनेज ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के समय में हमारा जो इंडियन वेल्थ मतलब मनी के लेन देन में कैसा था, ठीक है, ड्रेनेज होने लगा ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। किस किस वजह से होता है देखते हैं। अंडर द ब्रिटिश रूल इंडिया बिकेम एन इम्पोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, दैट इज रॉ मटेरियल एंड एन इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड। ये तो हमने जितने भी लेक्चर्स जाने, इतने सारे लेक्चर्स पढ़ने के बाद, इतने सारे टॉपिक्स डिस्कस करने के बाद हम लोगों को तो ये तो पता चल गया कि ब्रिटिश रूल के समय में इंडिया क्या थी, एक्सपोर्टर थी। क्या चीज़ की, रॉ मटेरियल्स की एक्सपोर्टर थी। और इम्पोर्टर क्या चीज़ की थी, फिनिश्ड गुड्स का इम्पोर्ट करती थी। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा और अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या क्या चीज़ का एक्सपोर्ट करती थी और क्या चीज़ का इम्पोर्ट होता था। ओके, देयर वॉज ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यू टू एक्सेस exports, however export surplus was used. ओके, जो जब ट्रेड या बहुत ये सब जो करते थे ब्रिटिश, हमारा एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना फिनिश्ड गुड्स, एक्सपोर्ट करना प्राइमरी गुड मटेरियल्स, ये सारा जो ट्रेड करते थे फॉरेन ट्रेड से, ओके, बहुत ही ज़्यादा सरप्लस मतलब पैसे कह सकते हैं, हाँ, पैसे हम लोग को क्या होता था, अर्न होता था। ओके, ह्यूज अमाउंट पर सरप्लस प्रॉफिट होता था। बट क्या होता था कि ये जितने भी सरप्लस है, देखते हैं किस चीज़ में यूज होता था। तो पहला पॉइंट है टू डिस्ट्रीब्यूटेड और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एज वेल एज ऑन वॉर एक्सपेंसेस। वो लोगों को जितने भी सरप्लस प्रॉफिट अर्न होते थे एक्सपोर्ट से या एग्रीकल्चरल सेक्टर से, इंडस्ट्रियल सेक्टर से, उन लोगों ने सारे सेक्टर का तो क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं यार, मतलब हमारे जो तीनों सेक्टर को जो यूज किया उन लोगों ने अलग अलग तरीक़ों से,
उन लोगों का भरपूर जो फ़ायदा होता है फ़ायदा उठाया उन लोगों ने। उस सारे सेक्टर से जो भी प्रॉफिट जनरेट हुए उन लोगों ने उसको हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए कुछ नहीं किया गया, हमारे लिए, हमारे इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, हमारे नेशन को। अच्छा, अगर हमारा नेशन नहीं होता तो क्या उन लोगों को इतने सरप्लस या प्रॉफिट जनरेट होते कि नहीं होते? बिकॉज ऑफ आवर कंट्री, हमारे कंट्री के कारण ही ये सब हुए। और अगर उससे जो सरप्लस जनरेट होते हैं तो थोड़ा भी अगर हमारा इकोनॉमी में अगर डेवलप करने के लिए अगर लगा दिया जाए तो क्या प्रॉब्लम हो सकता? आखिर आप लोगों ने हमारा यूज़ तो किया ना, है कि नहीं? यूज किया तो उससे सरप्लस जो जनरेट होगा तो हम लोगों में थोड़ा बहुत तो हम लोगों को हमारे इकोनॉमी के लिए करना तो चाहिए। बट वो लोग क्या करते थे? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज ऑन वॉर एक्सपेंसेस। अपने जो कंट्री का इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करने के लिए और किस चीज़ के लिए? वॉर एक्सपेंसेस करने। जो भी अगर जैसे वॉर मतलब तो समझते हैं युद्ध, वार में जो भी एक्सपेंसेस होते थे, ओके, जिसमें जो भी खर्चे होते थे वो सारे क्या करते थे? इसी से लेते थे, ओके। और अपना क्या करते थे? इन इकोनॉमी क्या करते थे? डेवलप करते थे, स्ट्रॉन्ग करते थे। टू इम्पोर्ट इनविजिबल आइटम, ओके। तो वो लोग क्या करते थे? इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए हमारे लिए तो उन लोगों ने कुछ नहीं किया। इंपोर्ट करने लगे किसका? इनविजिबल आइटम्स का, ओके। इनविजिबल आइटम्स का भी क्या करने लगे? इंपोर्ट करने लगे। हमारा जो इसी वजह से ड्रेनेज होना पड़ा। हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है, सॉरी इंडियन वेल्थ है, हम लोग का बहुत ही ड्रेनेज होने लगा हमारा इंडियन वेल्थ का इसी सब कारण के वजह से। क्योंकि उन लोगों ने हमारा यूज, अगर हम लोग मान लेते हैं अगर हम लोगों का ब्रिटिश अगर हम लोगों से रॉ मटेरियल्स नहीं लेता तो हम लोग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करते, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट सेल करते। तो अगर जब हम एक्सपोर्ट करते हैं हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट तो उससे जो भी वेल्थ मिलता, उससे जो भी मनी मिलता तो क्या होता? हमारा इंडिया का वेल्थ ही ना स्ट्रॉन्ग होता। लेकिन आपने हमारा यूज किया के पूरी तरह से, बट लेकिन हम लोगों को उससे जो प्रॉफिट जनरेट हुआ उसका भागीदारी हम लोग नहीं थे। हम लोगों को एक भी, हम लोगों के इंडियन इकोनॉमी के लिए एक भी पैसे नहीं दिए गए थे, बल्कि उन सारे पैसों को कहाँ यूज किया गया? अपने पर्पोज के लिए यूज किया गया, ओके। अंडरस्टैंड? आई होप फॉरेन ट्रेड भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। फॉरेन ट्रेड हम लोगों ने जो डिस्कस किया, आई होप सारे पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट्स रह जाते हैं फिर भी तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप लोगों ने पहले मेरे वीडियोस मतलब पार्ट जितने भी है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अगर नहीं देखे हैं तो पहले सबसे पहले वो वाले देख लीजिएगा, उसके बाद ही ये वाले देखिएगा, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।